गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे और सेकेंडरी ग्रोथ में हम स्टीलर रीजन में आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाए थे। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन को हम कॉर्टिकल रीजन भी बोलते हैं। और कॉर्टिकल रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो आपने पढ़ा था कि कॉर्क कैम्बियम कराता है। स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम कराता था, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कॉर्क कैम्बियम कराता है। तो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने वाले हैं डाइकॉट के स्टेम में एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन या कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। तो याद है लास्ट टाइम हम लोग वुड वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, अर्ली वुड, लेट वुड, हार्ट वुड, सैप वुड। वुड का मतलब है सेकेंडरी जाइलम। तो एक्चुअल में आपने ये पढ़ा हुआ था कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम का जब एक रिंग बन जाता है तो रिंग अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है, बाहर की तरफ कम एक्टिव होता है, जिससे अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बनता था और सेकेंडरी जाइलम को ही हम बोलते थे वुड, आपको याद है। तो बेटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से बाहर की तरफ, स्टील के बाहर, एंडोडर्मिस के बाहर जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, उसके ऊपर, और सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। जब अंदर बहुत ज़्यादा वुड बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, तो बाहर प्रेशर बनता है जिससे एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है और कॉर्टेक्स के कुछ लेयर भी क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो ये बताइए, जब एपिडर्मिस रप्चर हो गया तो आप ये बताना, एपिडर्मिस तो क्या था, प्रोटेक्टिव लेयर था। प्लांट का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाद में तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में रप्चर हो जाता है, इसलिए उसको प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। तो एपिडर्मिस और कुछ कॉर्टिकल लेयर क्या हो जाते हैं, बाहर वाले रप्चर हो जाते हैं। अब प्लांट को एक दूसरे प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत पड़ती है और वो सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या है? पेरिडर्म होता है सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये जो पेरिडर्म है कैसे बनेगा हम आपको ये बताने वाले हैं। तो बेटा आप लोग ध्यान देना, जो कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल के सेल्स होते हैं, मेनली कॉर्टिकल सेल का रोल होता है। कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स आपको पता है कि ये परमानेंट टिश्यूज के बने होते हैं। पैरेनकाइमा हो गया, पैरेनकाइमा, और जो पेरिसाइकल है ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है स्टेम में। कॉर्टिकल सेल्स पैरेनकाइमेटस होते हैं, ये परमानेंट टिश्यूज हैं। इनमें क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है और डी डिफरेंशिएशन से ये एक सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। और ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है, 2 लेयर में दिखा रखा है। कॉर्क कैम्बियम जो होता है, कॉर्क कैम्बियम में जो सेल्स होते हैं, देखिए कपल ऑफ लेयर्स थिक, 2 लेयर का होता है, कपल ऑफ लेयर्स थिक होता है। सेल्स नैरो होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और लगभग रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। एंड कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड। ये देखिए जो कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजेन भी बोलते हैं। ये 2 लेयर का होता है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, 2 लेयर का है और कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। इसमें सेल 2 लेयर में है, 1 लेयर और 2 लेयर। और ये बाहर साइड भी सेल को कट ऑफ करेगा, अंदर की तरफ भी। किसकी तरह? वेस्कुलर कैम्बियम की तरह कॉर्क कैम्बियम भी बाहर भी कट ऑफ करेगा, अंदर भी करेगा। बाहर ये क्या बनाएगा, कॉर्क बनाएगा। हालांकि ये बाहर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता है, अंदर की तरफ कम एक्टिव रहता है। ये बाहर की तरफ इसका एक्टिविटी स्लाइटली ज़्यादा होता है। तो बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। जो कॉर्क होता है बेटा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कॉर्क। कॉर्क जो होता है, इसमें आप चीज़ ये ध्यान देना, कॉर्क जो होता है ये डेड होता है, थिक होता है, थिक वॉल्ड है, डेड है। और ये सुबेराइज्ड होता है, इसके वॉल में सुबेरिन भरा होता है, सुबेरिन, वाटर मिनरल इम्परमेबल होता है, सुबेरिन होता है, थिक वॉल्ड होता है। और कॉर्क से ही आप देखेंगे ना, कॉर्क ये सुबेराइज्ड होता है और इससे स्पोर्ट के सामान बनते हैं, स्पोर्ट्स के सामान बनते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं। जैसे बोतल कॉर्क जो होता है ना, बोतल कॉर्क इसी से बनता है। तो एक होता है ओक ट्री, ध्यान देना, क्वर्कस सुबर, QUERCUS,
SUBER, क्वर्कस सुबर, ओक ट्री होता है, उसी के कॉर्क से ही ना बॉटल कॉर्क बनता है, बहुत सारे स्पोर्ट के सामान भी बनते हैं, ये कॉर्क तो डेड होता है ये। और बाहर की तरफ कॉर्क बनाया, अंदर की तरफ ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है बेटा, आप देखेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस होता है। और ये आप देखेंगे ये लिविंग होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है, स्टोरेज का काम करता है, लिविंग सेल्स का बना होता है। और इसमें आपको स्पेसेस भी ऐसे मिल जाएंगे। तो बाहर कॉर्क, कॉर्क को फेल्लम भी बोलते हैं, कॉर्क एम्बियम को फेल्लोजेन बोलते हैं। और अंदर की तरफ फेल्लोडर्म, फेल्लम फेल्लोजेन और फेल्लोडर्म, फेल्लम फेल्लोजेन और फेल्लोडर्म तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरीडर्म। पेरीडर्म क्या है? सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है। सेकंड क्यों बोला? प्राइमरी कौन था? प्राइमरी एपिडर्मिस था जो कि रप्चर हो चुका है। तो अब बनता है, तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरीडर्म। पेरीडर्म होता है सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये किस प्रोसेस से बना था? कॉर्क एम्बियम। ये बना था डी डिफरेंशिएशन से, और कॉर्क एम्बियम ने री डिफरेंशिएशन से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना दिया। तो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स री डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, ये स्टेम का है, कंप्लीट हो चुका है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बताने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। रूट में हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ये आप नोट कर लें पहले। तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ टर्म्स है, आपको बता देते हैं। इसके बाद फिर डाइकॉट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे अभी हमने बताया कि वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से बहुत ज़्यादा वुड बनता था, जिससे प्रेशर से आउटर एपिडर्मल और कॉर्टिकल लेयर रप्चर कर जाते थे, जिससे एक सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर बनता था जिसको बोलते हैं पेरीडर्म। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बनता है, डी डिफरेंशिएशन से बनता है कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स से, और वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है एक्स्ट्रा स्टीलर या कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्डअप एंड सेल्स आउटर टू द कॉर्क कैम्बियम डाई कर जाता है, स्लफ ऑफ, मतलब वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। वो कॉर्क कैम्बियम के बाहर के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। एक टर्म यूज होता है बार्क, ध्यान देना, एक टर्म यूज होता है बार्क। बार्क क्या है? बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, ध्यान देना, नॉन टेक्निकल टर्म क्या है? ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट आउटसाइड कॉर्क कैम्बियम कॉल्ड बार्क। कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बार्क। तो प्रेजेंट आउटसाइड, एक मिनट, यहां पे एक्चुअल में ना वैस्कुलर कैम्बियम होगा, वैस्कुलर कैम्बियम, ये वैस्कुलर कैम्बियम है। ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम कॉल्ड बार्क। जो वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग नहीं होता, आपने जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था स्टीलर रीजन में, तो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग था। रिंग के बाहर जितना भी टिश्यूज होता है उसको हम बोलते हैं बार्क। तो बताना क्या क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, रिंग के जस्ट बाहर आपको याद है सेकेंडरी फ्लोएम था, फिर उसके बाहर क्या था? पूरा पेरीडर्म था। तो बताना, ये देखो फेल्लोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेल्लोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम, फिर फेल्लम का मतलब कॉर्क, ये सब प्लस सेकेंडरी फ्लोएम मतलब पेरीडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, ये तीनों और ये सेकेंडरी फ्लोएम, इन सब को मिला के हम बोलते हैं बार्क। छाल होता है ना बार्क। तो बार्क दो टाइप का है, बार्क इंक्लूड अ नंबर ऑफ टिश्यूज लाइक, ये सब। बार्क दो टाइप का है, सॉफ्ट बार्क जो अर्ली सीजन में बन गया, हार्ड बार्क जो लेट में बनता है ना, जो लेट में बनता है वो हार्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लेट बार्क या हार्ड बार्क। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। ये आप देखिए एनसीईआरटी में आपने देखा होगा बने हुए, तो हम ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं, आप देखिएगा जरा। तो ये बार्क वाला पहले हम हटा देते हैं। बार्क में ना पेरीडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम ये आता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई बहुत पुराना स्टेम ऑफ मोस्ट वुडी ट्रीज, कोई बहुत पुराना प्लांट है, जैसे आरा मशीन पे लकड़ी कटते हुए देखा होगा ना, बहुत पुराना लकड़ी कट रहा हो, तो उसका स्टेम है मान लीजिए। तो उसमें आप देखते हैं बेटा, ये स्टेम है, कोई बहुत पुराना ट्री है उसका,
तो उसमें ये एपिडर्मिस है, ये बाहर जो दिख रहा है ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। बाहर क्या बनाता था, बाहर बनाता था कॉर्क, लेकिन यहाँ पे देखो कॉर्क कैम्बियम बाहर क्या बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनाया। ध्यान देना, बाहर बना है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, बाहर बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, कॉर्क नहीं बनाया बाहर, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो क्या होता है आपको होता है, जब कॉर्क कैम्बियम, ध्यान देना, कॉर्क कैम्बियम का जो एक्टिविटी है जब एक सर्टेन एज तक पहुंचता है, एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचता है, एक सर्टेन रीजन तक पहुंचता है, तो पता है ये बाहर की तरफ पहले क्या बनाता था, कॉर्क कैम्बियम बाहर कॉर्क बनाता था ना। जब इसका एक्टिविटी एक पर्टिकुलर रीजन तक पहुंचता है, एज तक पहुंचता है, तो ये बाहर की तरफ कॉर्क बनाना बंद कर देता है और कॉर्क के स्थान पे लूजली अरेंज्ड या क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाने लगता है, बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो ये बाहर की तरफ क्या बना है, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स बना है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। और इनका नंबर इतना ज़्यादा बनता है, इतना लार्ज अमाउंट में बनता है कि ये जो एपिडर्मिस पहले ना ऐसे पूरा बंद था, एपिडर्मिस तो पूरा कवरिंग होता है ना, लेकिन इतना ज़्यादा सेल्स बना कि दबाव पड़ा, जिससे एपिडर्मिस क्या हुआ, एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ा, जिससे ये फट गया, रप्चर हो गया। ऐसे ये देखो रप्चर हो गया और बीच में पोर दिख रहा है, लेंस के आकार में ओपनिंग दिखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। और लेंटिसल्स का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना। मतलब एटमॉस्फेयर से आप देखोगे O2 लेगा और अंदर से क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा ना, तो गैसियस एक्सचेंज करेगा। एटमॉस्फेयर से गैस इंटरनल टिश्यू में आएगा स्टेम के, और इंटरनल टिश्यू से गैस बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना। लेंटिसल्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करना। अब हम आपको बेटा बताने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए बच्चों, यहाँ पे हेडिंग हमने डाला हुआ है, हेडिंग है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। ध्यान देना, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, ये हमने हेडिंग डाला हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है, पहले आप पॉइंट्स को समझ लीजिए। पॉइंट हमने लिखाया है, इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये लाइन समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, हेडिंग डाला हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो रूट में भी आप दो रीजन पढ़ोगे, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर या कॉर्टिकल रीजन, दो रीजन आप पढ़ोगे, ठीक है। तो एक बात ये बताना बेटा, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, दो रीजन आप पढ़ोगे। स्टीलर रीजन जो होता है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है, वैस्कुलर कैम्बियम कराता है। एक्स्ट्रा स्टीलर या कॉर्टिकल रीजन में कौन कराता है, जाहिर सी बात है कॉर्क कैम्बियम कराता है। लेकिन आपको याद होगा डाइकॉट के स्टेम में जो स्टीलर रीजन था, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ जो वैस्कुलर कैम्बियम कराता था, वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में थोड़ा थोड़ा सा पैचेज में शुरू से ही रहता है। याद है क्या, इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का था, और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इंटरफेसिकुलर बन जाता था, तो इंट्रा और इंटर दोनों मिलकर कंप्लीट कैम्बियम रिंग बना लेते थे। तो डाइकॉट के स्टेम में जो वैस्कुलर कैम्बियम था वो क्या था, पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। इंट्रा वाला प्राइमरी और इंटर वाला सेकेंडरी होता है, लेकिन वो स्टेम की बात थी। यहाँ पे आप डाइकॉट के रूट में देखेंगे वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है बेटा, ध्यान देना। इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, मतलब रूट में कोई भी कैम्बियम बिल्कुल शुरू से नहीं रहता है। प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे कोई भी कैम्बियम नहीं होता, सारा का सारा कैम्बियम डेवलप होता है, बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। तो इट डेवलप्स फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोएम बंडल एंड पार्ट ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू लोकेटेड अबव प्रोटोजाइलम। तो पता है पूरा का पूरा जो वैस्कुलर कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है, किससे बनता है जानते हो, दो टिश्यू से मिलकर बनता है। दो टिश्यू बनाता है वैस्कुलर कैम्बियम, एक तो पेरिसाइकल का कुछ पार्ट, पेरिसाइकल का कुछ पार्ट बनाएगा, प्लस कंजक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट बनाएगा वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम दो टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनता है, ध्यान देना। एक तो कंजक्टिव टिश्यू जो कि पैरेन्काइमेटस था, याद है
आप रूट का स्ट्रक्चर पढ़ो, देखो ना डाइकॉट के, तो उसमें कंजक्टिव टिश्यू लिखा है कि नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट बिटवीन पैचेज ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बीच में जो होता है वेस्कुलर बंडल के बीच में, वो कंजक्टिव टिश्यू है। तो कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस होता है, उसके डी डिफरेंशिएशन से प्लस पेरीसाइकल, पेरीसाइकल जो कि पैरेन्काइमेटस है, उसके डी डिफरेंशिएशन से बनता है वेस्कुलर कैम्बियम, और पूरा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बन रहा है, इसलिए कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन का है। तो कंजक्टिव टिश्यू जो होता है फ्लोएम बंडल के नीचे होता है, और पेरीसाइकल टिश्यू जो प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर होता है। जाहिर सी बात है, रूट में प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्जार्च होता है ना। एक्जार्च का मतलब आप देखोगे जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है। तो वो वाला कंडीशन है यहाँ पे। तो आप देखेंगे शुरू में ना 10 वेव लाइक रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस्ड। तो आप देखोगे ना शुरू में एक वेव लाइक रिंग बनेगा, मतलब ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो यहीं पे कंजक्टिव टिश्यू होता है, कंजक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट, और इसी के जस्ट ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल प्लस कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू भी आप यहीं कहीं दिखा सकते हो, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू हो गया प्लस पेरीसाइकल हो गया, ये दोनों मिलके एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रिंग बनाते हैं ऐसे। ये वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग है, और ये बेटा टेढ़ा मेढ़ा बना है ना, ये वेव लाइक रिंग है, ये वेव लाइक रिंग है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग है, रिंग, और टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए इसको बोल दिया वेवी रिंग, वेव लाइक बना हुआ है। ठीक है, अब ये बताना बेटा, अब आप ये बताओ बिल्कुल एग्जैक्टली आगे का जो सारा प्रोसेस है, फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में जैसे इवेंट था वैसे सेम यहाँ भी है। ये रिंग बना, ये बताइए रिंग के जस्ट बाहर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, जस्ट अंदर क्या है, प्राइमरी जाइलम है। ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेम होता है। ये बाहर की तरफ भी सेल को कट ऑफ करेगा, अंदर की तरफ भी करेगा। बाहर कट ऑफ करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। प्राइमरी तो था ही, अब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है ना, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अंदर की तरफ कट ऑफ करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। और अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव था, जैसे आपने स्टेम में पढ़ा था, तो सेकेंडरी जाइलम अंदर ज्यादा बनेगा, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा। और सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, वुड होता है ना, वुड बनेगा। तो ये रिंग जो आपको वेव लाइक दिख रहा है, वुड बनने से ये दबाव रिंग पे पड़ेगा, रिंग कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ये जो रिंग बना हुआ है, ये रिंग आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। वेव लाइक आपको जो रिंग दिख रहा है, ये रिंग पूरी तरीके से गोलाकार हो जाएगा। ये देखिए दबाव पड़ने से देखिए पूरा रिंग सर्कुलर हो गया ये। और अंदर की तरफ हमने दिखा दिया, ये रिंग के जस्ट अंदर हमने दिखा दिया सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बना है, प्राइमरी जाइलम थोड़ा बहुत अंदर रहता है। रिंग के जस्ट बाहर ये सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम बाद में एकदम खत्म हो जाता है। और नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होता है रेडियल डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कंडक्शन का काम करता था ना। तो ये जो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इसका काम कंडक्शन का होता है। ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कंडक्शन का काम करता है। तो आप ये, और एक चीज ये भी है, इन डाइकॉट्स, इन रूट्स एनुअल रिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट मतलब इनडिस्टिंक्ट है, मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे लाइट और डार्क कलर में। याद है ना, जैसे एनुअल रिंग में पढ़ा था आपने, अर्ली वुड, समर वुड, इस तरीके से हल्के और डार्क कलर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आर इनडिस्टिंक्ट या नॉन डिस्टिंक्ट, या हम बोले अब्सेंट। रूट में एनुअल रिंग अब्सेंट होता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, इनडिस्टिंक्ट होता है। क्यों?
अरे यार जमीन के अंदर कौन सा गर्मी सर्दी है? नो सीजनल वेरिएशन अकर इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर कोई भी सीजनल वेरिएशन नहीं होता। अब बताओ एनुअल रिंग उस एरिया के प्लांट में मिलते थे जहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता था, टेम्परेट एरिया में जहाँ गर्मी सर्दी होता था। अब सॉइल के अंदर तो कोई गर्मी सर्दी होता ही नहीं है, तो वहाँ पे रूट में कोई भी एनुअल रिंग नहीं बनता है। ये आप डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आप इसको बना लीजिए अच्छे से, पहले जो डायग्राम है आप इसको अच्छे से पहले दोनों लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए बच्चों, यहाँ पे हेडिंग हमने डाला हुआ है, हेडिंग है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। ध्यान देना, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, ये हमने हेडिंग डाला हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है। पहले आप पॉइंट्स को समझ लीजिए। पॉइंट हमने लिखाया है, इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये लाइन समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, हेडिंग डाला हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो रूट में भी आप दो रीजन पढ़ोगे, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर या कॉर्टिकल रीजन, दो रीजन आप पढ़ोगे, ठीक है। तो एक बात ये बताना बेटा, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, दो रीजन आप पढ़ोगे। स्टीलर रीजन जो होता है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? वैस्कुलर कैम्बियम कराता है। एक्स्ट्रा स्टीलर या कॉर्टिकल रीजन में कौन कराता है? जाहिर सी बात है कॉर्क कैम्बियम कराता है। लेकिन आपको याद होगा डाइकॉट के स्टेम में जो स्टीलर रीजन था, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ जो वैस्कुलर कैम्बियम कराता था, वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में थोड़ा थोड़ा सा पैचेज में शुरू से ही रहता है। याद है क्या? इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का था, और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इंटरफेसिकुलर बन जाता था। तो इंट्रा और इंटर दोनों मिलकर कंप्लीट कैम्बियम रिंग बना लेते थे। तो डाइकॉट के स्टेम में जो वैस्कुलर कैम्बियम था वो क्या था? पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। इंट्रा वाला प्राइमरी और इंटर वाला सेकेंडरी होता है। लेकिन वो स्टेम की बात थी। यहाँ पे आप डाइकॉट के रूट में देखेंगे वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है बेटा, ध्यान देना। इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, मतलब रूट में कोई भी कैम्बियम बिल्कुल शुरू से नहीं रहता है। प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे कोई भी कैम्बियम नहीं होता, सारा का सारा कैम्बियम डेवलप होता है, बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। तो इट डेवलप्स फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोएम बंडल एंड पार्ट ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू लोकेटेड अबव प्रोटोजाइलम। तो पता है पूरा का पूरा जो वैस्कुलर कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है। किससे बनता है जानते हो? दो टिश्यू से मिलकर बनता है। दो टिश्यू बनाता है वैस्कुलर कैम्बियम, एक तो पेरिसाइकल का कुछ पार्ट, पेरिसाइकल का कुछ पार्ट बनाएगा, प्लस कंजक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट बनाएगा वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम दो टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनता है, ध्यान देना। एक तो कंजक्टिव टिश्यू जो कि पैरेन्काइमेटस था, याद है आप रूट का स्ट्रक्चर पढ़ो, देखो ना डाइकॉट के, तो उसमें कंजक्टिव टिश्यू लिखा है कि नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट बिटवीन पैचेज ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बीच में जो होता है वैस्कुलर बंडल के बीच में, वो कंजक्टिव टिश्यू है। तो कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस होता है, उसके डी डिफरेंशिएशन से प्लस पेरिसाइकल, पेरिसाइकल जो कि पैरेन्काइमेटस है, उसके डी डिफरेंशिएशन से बनता है वैस्कुलर कैम्बियम, और पूरा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बन रहा है, इसलिए कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन का है। तो कंजक्टिव टिश्यू जो होता है फ्लोएम बंडल के नीचे होता है, और पेरिसाइकल टिश्यू जो प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर होता है। जाहिर सी बात है रूट में प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक जार्च होता है ना। एक जार्च का मतलब आप देखोगे जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है। तो वो वाला कंडीशन है यहाँ पे। तो आप देखेंगे शुरू में ना 10 वेव लाइक रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस्ड। तो आप देखोगे ना शुरू में एक वेव लाइक रिंग बनेगा, मतलब ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो यहीं पे कंजक्टिव टिश्यू होता है, कंजक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट, और इसी के जस्ट ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल प्लस कंजक्टिव टिश्यू भी आप यहीं कहीं दिखा सकते हो, कंजक्टिव टिश्यू।
कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू हो गया प्लस पेरीसाइकिल हो गया, ये दोनों मिलके एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रिंग बनाते हैं। ऐसे ये वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग है, और ये बेटा टेढ़ा मेढ़ा बना है ना, ये वेव लाइक रिंग है, ये वेव लाइक रिंग है। तो यहां पे हमने लिख दिया वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग है, रिंग, और टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए इसको बोल दिया वेवी रिंग, वेव लाइक बना हुआ है। ठीक है, अब ये बताना बेटा, अब आप ये बताओ बिल्कुल एग्जैक्टली आगे का जो सारा प्रोसेस है, फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू द डाइकोटिस्टम। डाइकोटिस्टम में जैसे इवेंट था वैसे सेम यहाँ भी है। ये रिंग बना, ये बताइए रिंग के जस्ट बाहर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, जस्ट अंदर क्या है, प्राइमरी जाइलम है। ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेम होता है। ये बाहर की तरफ भी सेल को कट ऑफ करेगा, अंदर की तरफ भी करेगा। बाहर कट ऑफ करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। प्राइमरी तो था ही, अब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है ना, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अंदर की तरफ कट ऑफ करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। और अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव था, जैसे आपने स्ट्रीम में पढ़ा था, तो सेकेंडरी जाइलम अंदर ज्यादा बनेगा, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा। और सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, वुड होता है ना, वुड बनेगा। तो ये रिंग जो आपको वेव लाइक दिख रहा है, वुड बनने से ये दबाव रिंग पे पड़ेगा, रिंग कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ये जो रिंग बना हुआ है, ये रिंग आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। वेव लाइक आपको जो रिंग दिख रहा है, ये रिंग पूरी तरीके से गोलाकार हो जाएगा। ये देखिए दबाव पड़ने से देखिए पूरा रिंग सर्कुलर हो गया ये। और अंदर की तरफ हमने दिखा दिया, ये रिंग के जस्ट अंदर हमने दिखा दिया सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बना है, प्राइमरी जाइलम थोड़ा बहुत अंदर रहता है। रिंग के जस्ट बाहर ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम है। प्राइमरी फ्लोएम बाद में एकदम खत्म हो जाता है। और नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होता है रेडियल डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कंडक्शन का काम करता था ना। तो ये जो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इसका काम कंडक्शन का होता है। ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कंडक्शन का काम करता है। तो आप ये, और एक चीज ये भी है, इन डाइकॉट्स, इन रूट्स एनुअल रिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट मतलब इनडिस्टिंक्ट है, मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे लाइट और डार्क कलर में। याद है ना, जैसे एनुअल रिंग में पढ़ा था आपने, अर्ली वुड, समर वुड, इस तरीके से हल्के और डार्क कलर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आर इनडिस्टिंक्ट या नॉन डिस्टिंक्ट, या हम बोले अब्सेंट। रूट में एनुअल रिंग अब्सेंट होता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, इनडिस्टिंक्ट होता है। क्यों? अरे यार जमीन के अंदर कौन सा गर्मी सर्दी है, नो सीजनल वेरिएशन अकर इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर कोई भी सीजनल वेरिएशन नहीं होता। अब बताओ एनुअल रिंग उस एरिया के प्लांट में मिलते थे जहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता था, टेम्परेट एरिया में जहाँ गर्मी सर्दी होता था। अब सॉइल के अंदर तो कोई गर्मी सर्दी होता ही नहीं है, तो वहाँ पे रूट में कोई भी एनुअल रिंग नहीं बनता है। ये आप डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आप इसको बना लीजिए अच्छे से, पहले जो डायग्राम है आप इसको अच्छे से पहले दोनों लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पे हम बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हमने यहां पे बताया सेल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान देना, सेल इज द बेसिक structural and functional fundamental unit of life, because even a single cell has independent free living existence and perform all the essential functions of life। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इनका क्या मतलब है आप समझिए। पहले तो हम आपको ये बताएं कि ये जो सेल वाला चैप्टर है, ठीक है,
इस चैप्टर से आपको नीट में ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे कम से कम आपको नीट में 4 क्वेश्चन मिल जाएगा, 4 क्वेश्चंस। और इसके बाद एक चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन, उससे 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल सेल डिवीजन, इन दोनों से मिला के आपको ध्यान देना कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेगा, 5 to 6 क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में मिल जाएगा। तो सेल जो होता है, आप देखिए जैसे कहानी कहाँ से शुरू होता है, सेल से होता है। सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके बना ऑर्गेनिज्म। कहानी कहाँ से शुरू हुआ, सेल से स्टार्ट हुआ। तो हम सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, तो कहानी सेल से स्टार्ट हुआ। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, जहाँ से शुरुआत हुआ है। जैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा था, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, याद है ना। तो कहाँ से शुरू होता है, स्पीसीज से। तो स्पीसीज क्या था, बेसिक यूनिट था, जहाँ पे शुरुआत हुई वो बेसिक यूनिट होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, क्योंकि एक सिंगल सेल का भी अपना लाइफ होता है। क्यों, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर वाले, मोनेरन्स, प्रोटिस्टस, सिंगल सेल्ड ही तो होते हैं, तो उनका भी तो अपना लाइफ है। एक सिंगल सेल का भी लाइफ हो सकता है, बॉडी से एक सिंगल सेल को निकाल दो वो भी सर्वाइव कर सकता है। तो एक सिंगल सेल का भी, इवन अ सिंगल सेल हैज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। एक सिंगल सेल का अपना ऑटोनॉमी होता है, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। और एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एक सिंगल सेल एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप देखिए प्रोटिस्टा, यूग्लिना है, यूग्लिना, अमीबा है, एक सिंगल सेल ही तो है। तो एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब एक सिंगल सेल में हो रहा है। तो एक सिंगल सेल लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं इसको हम। तो सेल थ्योरी गिवन बाय मैथियस स्लीडन, स्लीडन एंड थियोडर स्वॉन, 2 लोग थे, स्लीडन एंड स्वॉन, स्लीडन एंड स्वॉन 2 लोगों ने मिलकर दिया था सेल थ्योरी। ये 2 लोग मिलकर दिए थे, और देखो हम अकेले ही दे रहे हैं आपको, अकेले ही हम बता देंगे अभी। 2 लोग मिलकर दिए, हम अकेले ही दे रहे हैं। तो 2 लोगों ने मिलकर दिया था। तो यहाँ पे 2 लोग थे, मैथियस स्लीडन, ये 1838 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ये क्या थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, ही स्टडीड वेरियस प्लांट सेल्स एंड रिपोर्टेड वेरियस सेल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म टिश्यू। इन्होंने बताया कि इन्होंने प्लांट सेल का स्टडी किया, बॉटनिस्ट थे, और बताया कि बहुत सारे प्लांट सेल्स इंटरैक्ट करके टिश्यू बना लेते हैं, इन्होंने बोला। उसके बाद फिर थियोडर स्वॉन 1839 में, इन्होंने, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल का स्टडी किया और बताया कि उनमें एनिमल सेल में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन ये उस टाइम की डिस्कवरी है। ये आप देखो ना, बहुत टाइम पहले, लगभग 180 ईयर्स एगो की बात है भाई साहब। उस टाइम पे तो ये सब टिश्यू का डिस्कवरी करना, सेल के बारे में बताना, ये सब तो बहुत बड़ी बात थी ना। तो इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन होता है। ही ऑल्सो स्टडीड प्लांट सेल्स, प्लांट सेल का भी स्टडी किया। जूलॉजी वाला बॉटनी नहीं पढ़ा सकता है क्या, क्यों नहीं पढ़ा सकता। ही ऑल्सो स्टडीड प्लांट सेल्स एंड रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिक लेयर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इन्होंने बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, यूनिक लेयर है, मतलब एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। ही ऑल्सो टोल्ड दैट द ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो सेल का और सेल के प्रोडक्ट का बना है। सेल का प्रोडक्ट मतलब टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, इन सब का बना है ऑर्गेनिज्म का बॉडी, इन्होंने बताया। फिर स्लीडन और स्वॉन, इन दोनों के स्टेटमेंट को मिला के बना दिया गया सेल थ्योरी। तो यहां पे हम लिख देते हैं तो यहां पे हम लिख देते हैं टुगेदर दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। तो एक साथ मिलकर, आप देखोगे ना, एक साथ मिलकर दोनों लोगों ने सेल थ्योरी दिया, लेकिन इनका जो सेल थ्योरी था उसमें ड्रॉबैक था। ये नहीं बता पाए कि नए नए सेल्स बॉडी में कैसे राइज होते हैं। इनका जो सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक था,
ड्रॉबैक वो ये था कि दे डिड नॉट एक्सप्लेन, जो सेल थ्योरी था डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स एराइज या प्रोड्यूस्ड, बॉडी में नए नए सेल्स कैसे एराइज होते हैं, बनते हैं, सेल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं बता पाया। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो, ध्यान देना, इसने इन 1855 में इसने एक बात बोला, इसने बोला कि न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं बॉडी में, पहले से ही सेल्स होते हैं, उनके डिवीजन से नए नए सेल्स बनते हैं। माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेगा, मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेगा, उन्हीं के डिवीजन से बनते हैं। तो इसको इन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब 2 बार सेल शब्द यूज हुआ है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल बॉडी में हैं उन्हीं में डिवीजन होगा तो नए नए सेल्स बनेंगे, और क्या अपने आप थोड़ी ना आ जाएंगे, उन्हीं के डिवीजन से ही तो बनेंगे। तो इसने क्या किया फिर, ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, इसने सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया, एंड गेव फाइनल शेप, इसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक फाइनल आकार प्रोवाइड किया, फाइनल शेप प्रोवाइड किया सेल थ्योरी को, रुडोल्फ वर्चो ने। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या था, नोट कर लो, आप लिख लो। मॉडिफाइड सेल थ्योरी ये था कि द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स arise from the body of organisms is composed of cells and their products। जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का किसका बना है, सेल का बना है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ सेल है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल भी है और सेल का प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट मतलब टिश्यू है, ऑर्गन है, ये सब भी है ना। तो सिंगल सेल में सिर्फ सेल है, मल्टी सेल में सेल भी है और उसके ऊपर का भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही बोला कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये था। तो ये सब सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन था। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, रुडोल्फ वर्चो ने किया, इसने फाइनल आकार प्रोवाइड किया। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम आपको बताते हैं कि जो सेल है, सेल 2 टाइप का है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ध्यान देना, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्रीमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं। इसमें बैक्टीरिया आप पढ़ोगे, बैक्टीरिया स्मॉलर होता है यूकैरियोट की तुलना में, एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जाहिर सी बात है, छोटा होगा बैक्टीरिया 20 मिनट में तो डिवाइड कर जाता है बाइनरी फिजन से। स्मॉलर एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन देन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में जो बैक्टीरियल सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है। एज्यूम वाइड वैरायटी ऑफ शेप। बैक्टीरिया अलग अलग, आपने पढ़ा ना, विब्रियो है, कोकस है, स्पाइरलम है, अलग अलग, मतलब वो कई तरीके से, बैसिलस है, अलग अलग कई तरीके का शेप एज्यूम कर सकता है। लेकिन बट फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। भले इसका साइज छोटा हो, तेजी से डिवाइड करता हुआ, अलग अलग कई आकार ले सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
वो यूकैरियोट की ही तरह होगा। फंडामेंटल का मतलब जो बनावट है, मतलब जैसे प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जैसे प्लांट सेल लीजिए, प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल है, अंदर मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है। यहाँ भी तो वही है, यहाँ ऐसा थोड़ी है कि वॉल अंदर है मेम्ब्रेन बाहर है, यहाँ भी वॉल बाहर है, अंदर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। जो बेसिक प्लान है वो एक जैसा रहता है। बाकी बैक्टीरियल सेल में आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। यहां पे हम लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ये सब एब्सेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता बैक्टीरिया में, ध्यान देना, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, आगे हम बात करने वाले हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो बैक्टीरिया में बेटा आप देखिएगा ये सेल इनवेलप है, सेल इनवेलप। सेल इनवेलप में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर का स्ट्रक्चर है। 3 लेयर मिलकर बैक्टीरिया का सेल इनवेलप बनाता है। 3 लेयर में क्या क्या, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, ये शुगर का बना है, उसके अंदर ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आप देखिए बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कराने वाले एंजाइम मेम्ब्रेन से ही अटैच होते हैं। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है। और ये देखिए क्रोमेटोफोर है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गया है, इनफोल्ड होके एक्सटेंड होके ये क्रोमेटोफोर बना लिया है। क्रोमेटोफोर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है, इसी में पिगमेंट्स होते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, ठीक है। और ये देखिए मेम्ब्रेन का एक और एक्सटेंशन है, ये मेम्ब्रेन का ही ये एक्सटेंशन दिख रहा है, मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम जो होता है बैक्टीरिया का एक तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे ये रेस्पिरेशन करेगा, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, हम आगे बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, इसमें पिगमेंट होगा, हम दिखा सकते हैं ऐसे, ये अंदर ना इसमें ये पिगमेंट है, ये मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। और ये भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो क्या काम है इसका, रेस्पिरेशन कराने का काम है। और ये बैक्टीरिया का, ये देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर, GENOPHORE, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, और इसके अंदर ये व्हाइट कलर में सर्कुलर डीएनए हमने दिखा रखा है, हम बात करने वाले हैं आगे। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड होता है मीजोजोम से ही, ये मीजोजोम है उसी से अटैच रहता है। ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, हम बात करेंगे। ये क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका साइज बड़ा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का साइज छोटा है। और ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है पूरा, ये जो फ्लूइड है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। ये PCG लिखा है, PCG, P मतलब फॉस्फेट, C मतलब साइनोफाइसियन, CYANO, साइनोफाइसियन स्टार्च, G मतलब ग्रेन्यूल। ये तीनों ना बैक्टीरिया का रिजर्व फूड है, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये स्टोर्ड फूड होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये पॉलीजोम है, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। एक सिंगल लाइन जो दिख रहा है ये mRNA है, एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम अटैच होके पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। और यहीं पे बीच बीच में आप दिखा दो, ये बीच बीच में ही हमने दिखा दिया, ये स्ट्रक्चर है बेटा फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम मूवमेंट है, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। और बीच में ये स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया, ये स्ट्रक्चर होता है सेक्स पिलाई, इसको हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये बैक्टीरिया का सेक्स पिलाई, इसको कॉन्जुगेशन ब्रिज भी बोलते हैं या कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। और सरफेस से ही हम दिखा देते हैं कहीं पे, ये फिम्ब्री, इसको हम बोल देते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री। तो फिम्ब्री हो गया, ये फ्लैजेला हो गया, सेक्स पिलाई हो गया, ये बैक्टीरिया के सरफेस से निकलता है, सेल सरफेस स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया के ऊपरी सतह से निकलता है, सरफेस से निकलता है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, हम एक एक करके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सेल इनवेलप में 3 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और मेम्ब्रेन।
और मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होकर क्रोमेटोफोर निकलेगा जिसमें पिगमेंट होगा फोटोसिंथेसिस वाला। और ये मेसोजोम है, मेसोजोम का काम है, जो काम यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है ना। तो ये आप ऐसा करिए, डायग्राम आप अच्छे से पहले बना लीजिए, ठीक है। फिर एक एक करके हम सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आप पहले डायग्राम बना लीजिए। यहाँ आगे हम बैक्टीरिया में ना अभी हम डायग्राम बना के आपको दिखाए हैं, तो डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले डायग्राम में हमने दिखाया था सेल इन्वेलप हमने दिखाया था ना। तो यहाँ पे हम इन्वेलप और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे बेटा, आप लोग ध्यान देना। तो जो बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप होता है, अभी आपने डायग्राम में देखा था कि उसमें 3 लेयर थे ना, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सेल इन्वेलप होता है केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उसका कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है। टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली बाउंड 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर क्या क्या होता है उसमें? सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होता है सेल वॉल, और अंदर की तरफ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। 3 लेयर का बना था। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, आउटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, मेडअप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ध्यान देना, मेडअप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। इसमें प्रोटीन भी हो सकता है। और इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका जो कंपोजिशन है एंड थिकनेस वेरिएबल अमंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ये डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है। इसलिए हमने बोला है कि इसका कंपोजिशन थिकनेस वेरिएबल होता है। इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ साथ प्रोटीन भी हो सकता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये दो टाइप का है, ध्यान देना। कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर के फॉर्म में होता है, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल के फॉर्म में होता है। तो आप देखिए, ये लूज सीथ के फॉर्म में होता है, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। ये बैक्टीरिया को, स्लाइम लेयर जो होता है, बैक्टीरिया को डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है साइटोप्लाज्म में, उसको बाहर जाने से रोकेगा। जो स्लाइम लेयर है ना, उसको बाहर जाने से रोकेगा, उसको प्रिवेंट करेगा उसके लॉस को। और कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में होता है। जो कैप्सूल है ये थिक और टफ होता है। ये लूज सीथ के फॉर्म में था, ये थिक और टफ होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में होता है। और ये प्रोवाइड करता है गमी एंड स्टिकी नेचर। ये बैक्टीरिया को गमी एंड स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। ये बैक्टीरिया को एंटीजेनासिटी प्रोवाइड करता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें कैप्सूल होता है जो पैथोजेनासिटी कराता है। जैसे आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पढ़ा, जिससे निमोनिया होता है, याद है ना। आर टाइप और एस टाइप 2 स्ट्रेन था उसका। जो एस टाइप था, स्मूथ टाइप, उसमें कैप्सूल था, वो कैप्सुलेटेड था, जिससे वो पैथोजन था, डिजीज कराता था। तो ये पैथोजेनासिटी या एंटीजेनासिटी भी प्रोवाइड करता है। और ये एंड हाइड फ्रॉम इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया हाइड कर सकता है, कैप्सूल के हेल्प से बच जाता है ना। तो ये हो गया। दूसरा लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये जो सेल वॉल है बेटा, ये बैक्टीरिया में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बस्ट होने से, कोलैप्स होने से रोकता है। ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप देखो जैसे मान लीजिए कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए किसी प्लांट सेल को या बैक्टीरियल सेल को आप रख देते हो ना, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, सेल के अंदर पानी जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, जिससे वो बस्ट नहीं करता। यही अगर एनिमल सेल होता तो फट जाता, लेकिन बैक्टीरियल सेल नहीं रप्चर होता, क्योंकि इसमें क्या है, सेल वॉल है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बस्ट होने से, कोलैप्स होने से रोकता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का बना होता है। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बता चुके हैं पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन, यूकैरियोट का मेम्ब्रेन एक जैसा होता है, डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी लिपिड बाइलेयर होगा, वहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन एकदम एक जैसा दिखेगा।
और इसका काम है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मॉलिक्यूल का क्या कराना, ट्रांसपोर्ट कराना। तो इंटरैक्ट सेल टू द आउटर वर्ल्ड बाय अलाउइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराता है ना, ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो स्ट्रक्चरली जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का, ये यूकैरियोट की तरह होता है, यूकैरियोट के सिमिलर होता है। आप ये सब अच्छे से लिख लीजिए पहले ना, आप इन सबको अच्छे से, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब आपको नोट कर लेना, लिख लीजिए, आप लिख लो। तो यहाँ पे हम जैसे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में आप देखेंगे जैसे मेसोजोम है, क्रोमेटोफोर है, ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मॉडिफिकेशन का पार्ट है। मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंशन निकलता है। आप देखिए जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं मेसोजोम के बारे में। ये जो मेसोजोम होता है, जैसे हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अभी आपको बना के दिखाया था, मेसोजोम स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है या इनफोल्डिंग है, जो कि आपको केवल ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मेसोजोम केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। फंक्शनली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। ये बैक्टीरिया का आप मान लो, ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान देना, मेसोजोम बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है वही काम यहाँ बैक्टीरिया में मेसोजोम का है। मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग निकलता है मेसोजोम। तो ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेगा, नेगेटिव में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये 3 फॉर्म में मिलेगा, लैमेली, ट्यूब्यूल और वेसाइकल। मेम्ब्रेन लाइक हो सकता है, ट्यूब लाइक हो सकता है, या वेसिकल या बैग लाइक। जैसे जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया ना, ऐसे देखो वेसिकल के फॉर्म में हम दिखा रखे हैं, तो ऐसे वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, फंक्शनली सिमिलर है। मेसोजोम का काम क्या होता है, CDDRSI। CDDRSI का मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनरी फिजन कराना। रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सिक्रीशन भी करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। जैसे याद है माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, याद है ना, इनफोल्डिंग क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी से सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ETS के लिए ज़्यादा जगह मिलता है। ऐसे यहाँ भी ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मेसोजोम के बाद क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स को थाइलाकॉइड्स भी बोलते हैं। तो एक बात ये बताओ, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल में पिगमेंट कहाँ होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें पिगमेंट कहाँ होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होते नहीं है जिसमें मेम्ब्रेन होता है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट कहाँ होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो वो होता है क्रोमैटोफोर्स में, थाइलाकॉइड्स या क्रोमैटोफोर्स में होता है। ये है क्या, हमने देखो अभी डायग्राम में दिखाया था ऐसे एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनटू द सेल। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन निकलता है। और प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर कंटेनिंग पिगमेंट्स, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें क्रोमैटोफोर होता है, थाइलाकॉइड होता है। अच्छा ये बताना, बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन कराने वाले एंजाइम होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हम देखो डायग्राम में दिखा रखे हैं। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया फाउंड अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है। एक टर्म यूज होता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड को हम जेनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इंसिपिएंट ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ध्यान देना, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है उसका न्यूक्लियोइड। तो ये नेकेड है, क्यों, नॉट इनक्लोज्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। जैसे नॉर्मली न्यूक्लियस में आप देखिए 2 मेम्ब्रेन रहता है ना, यहाँ पे एक भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको बोलता है न्यूक्लियोइड। और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें न्यूक्लियोइड के अंदर एक ही होगा, सर्कुलर होगा, ऐसे आप देखेंगे, ऐसे गोलाकार होगा, और ऐसे 2 लेयर ऐसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। गुआनिन और साइटोसिन रिच होता है,
हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, पॉलीएमाइंस होता है जो इसका पैकेजिंग या फोल्डिंग कराता है। तो ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है। हमने बताया था मोनेरा किंगडम में कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा का डीएनए लीनियर होता है, ये हम बता रखे हैं। इसका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। प्लाज्मिड, अभी हमने न्यूक्लियोइड के बारे में बात किया था, अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, ज़्यादातर बैक्टीरिया में आप देखोगे ना, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए तो सब में होता है। जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड तो हर एक बैक्टीरिया में मिलता है। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में आप देखोगे कि प्लाज्मिड भी मिलता है। प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमस है, मतलब इसका रेप्लिकेशन क्रोमोसोमल डीएनए के इंडिपेंडेंट होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डीएनए तो है ही, उसके अलावा एक और डीएनए था प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, उससे ये स्मॉल है, क्रोमोसोमल डीएनए से स्मॉल है, और सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए तो सब में है, उसके अलावा एक और डीएनए है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होने से बैक्टीरिया को कुछ फायदा मिलता है। आप देखेंगे जो प्लाज्मिड है, प्रोवाइड सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया को कुछ प्रोवाइड सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का प्रेजेंस होना, रहना, ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेसिफिक, आप देखिए ना, प्रोवाइड सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू बैक्टीरिया लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड का प्रेजेंस होना ये बैक्टीरिया को कुछ सर्टेन फिनोटिपिक स्पेशलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, जैसे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड यहाँ पे हमने कई टाइप का लिखा है, 4 टाइप का दिखा दिया है। आप देखो, एक होता है कॉल प्लाज्मिड। जिस बैक्टीरिया में कॉल प्लाज्मिड होता है ना, एक अनयूजुअल केमिकल होता है कॉलिसिन, उसके लिए ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कॉलिसिन इसको डिग्रेड करता है। कॉल प्लाज्मिड, जिस बैक्टीरिया में कॉलिसिन होगा अनयूजुअल केमिकल, इसको डिग्रेड कर देगा। एक होता है आर प्लाज्मिड, आर मतलब रेजिस्टेंस। जिस बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड होता है ना, वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब आप बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आर प्लाज्मिड है। आर मतलब रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एफ प्लाज्मिड होता है फर्टिलिटी फैक्टर। जो आप देखते हो ना बैक्टीरिया में जब कॉन्जुगेशन होता है तो एफ फैक्टर का ट्रांसफर होता है ना, तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है फर्टिलिटी फैक्टर। टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से मिला था जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस। ये बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसको वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। और प्लाज्मिड के बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम जो होता है ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ 15 to 20 नैनोमीटर डायमीटर्स, और ये मेडअप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना है। ये बैक्टीरिया में 70s टाइप का राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में 80s होता है, बैक्टीरिया में 70s है। 70 में 2 सब यूनिट है, 50 और 30। 50-30 आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि S का मतलब क्या है यहाँ पे, S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। स्वेडबर्ग यूनिट पढ़ा होगा, वो डेंसिटी और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यही वजह कि 50 और 30 दोनों मिला के ना 70 हो गया, तो 80 नहीं हुआ, 70 हुआ। 50s में आप देखेंगे लार्जर है, 30s वाला स्मॉलर है। लार्जर में आप देखेंगे फर्दर 2 सब यूनिट मिलेगा, 50 में 2, 23s rRNA और 5s rRNA। 30s में एक ही सब यूनिट है, 16s rRNA। अगर यही यूकैरियोट होता तो यूकैरियोट में आप देखते 80s राइबोसोम होता, 80s में 2 सब यूनिट होते, 60 और 40। 60 में 3 सब यूनिट होता, 28,
5.8 और 5 दोनों में होता है ना, और यहाँ 16 था, 16 के स्थान पे वहाँ पे जो 40 वाला होता वहाँ पे 18S rRNA होता ना, तो ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको ट्रांसलेशन एपरेटस या मशीनरी भी बोलते हैं। तो आप देखिए बैक्टीरिया में है क्या, ये आपको मैसेंजर आरएनए दिख रहा है, ये एक सिंगल एमआरएनए से ना बहुत सारे राइबोसोम जाके बाइंड कर जाते हैं ट्रांसलेशन कराने में। ये जब साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये एमआरएनए है, ये तो एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जाके बाइंड कर जाते हैं, तो एमआरएनए प्लस राइबोसोम से बहुत सारे दोनों मिला के हम बोलते हैं पॉलीसोम, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। और पॉलीसोम में राइबोसोम का काम क्या है, ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना। इंक्लूजन बॉडी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। इंक्लूजन बॉडी इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हम दिखा रखे हैं, आप डायग्राम देखो बैक्टीरिया का, तो उसमें देखो लिखा था PCG, 3 ऐसे ब्लॉक बना हुआ था। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है बैक्टीरिया का, रिजर्व या स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, नॉट बाउंड टू एनी मेम्ब्रेन, या कहीं मेम्ब्रेन किसी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होगा, फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री होगा। तो क्या क्या होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता है, PHB होता है, PHB क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट होता है, ये बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होता है। कुछ बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी होता है, ये भी इंक्लूजन बॉडी में ही आता है। गैस वैक्यूल ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीडो वैक्यूल होता है। ये आपको बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, बॉयंसी मतलब फ्लोटिंग कराएगा। जो बैक्टीरिया पानी में मिलते हैं ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, पर्पल सल्फर, ये सब जो बैक्टीरिया है उसमें ना ये गैस वैक्यूल होता है, इसमें गैस भरा होता है जिससे फ्लोट करता रहता है पानी में, बैक्टीरिया डूबता नहीं है, बॉयंसी के लिए होता है। फ्लैजिला, सेक्स पिलाई और फिम्ब्री, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो फ्लैजिला है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, हेयर लाइक, ऐसे हेयर लाइक होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजिंग फ्रॉम द सेल सरफेस एंड प्रोवाइड मोटिलिटी, मोटिलिटी में हेल्प करता है, बैक्टीरिया इसी के हेल्प से मूव करता है। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला जो होता है ये वेरिएबल होता है। फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट, मतलब आप देखोगे हो सकता है फ्लैजिला हो ही ना बैक्टीरिया में, हो सकता है एक ही हो सकता है दो हो सकता है 2 से ज़्यादा हो। तो नंबर और अरेंजमेंट जो होता है फ्लैजिला का वो वेरिएबल होता है। फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो बेसल बॉडी होता है उसमें रिंग होता है, तो आप देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 ही रिंग होगा, S और M, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग होता है, LPSM, 4 रिंग होता है। और हुक जो होता है ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे हुक लाइक होता है, कर्व्ड होता है और प्रोटीन का बना होता है। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ऐसे बाहर निकला रहता है। जो फिलामेंट होता है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये एक्सटेंड आउटसाइड, ये बाहर की तरफ निकला रहता है, यही बाहर से दिखता है। सिलेंड्रिकल है, मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। एंड फिलामेंट इज द, ध्यान देना, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये बाहर की तरफ एक्सटेंड रहता है, निकला हुआ रहता है। तो फ्लैजिला का काम होता है मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है सेक्स पिलाई और फिम्ब्री। जो सेक्स पिलाई और फिम्ब्री होता है, पहले इसका सिमिलरिटी फ्लैजिला से देखिए। फ्लैजिला की तरह ये दोनों भी ना बैक्टीरिया के सेल के सरफेस से निकलते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसका काम, फ्लैजिला का काम मोटिलिटी में था, इन दोनों का काम मोटिलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। दे डू नॉट प्रोवाइड मोटिलिटी। सेक्स पिलाई और फिम्ब्री जो होता है इसका काम मोटिलिटी में नहीं है, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, इसका मूवमेंट में काम नहीं होता है। अब देखिए
जो सेक्स पिलाई है, सेक्स पिलाई को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब या कॉन्जुगेशन ब्रिज भी बोलते हैं। ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान देना, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलेगा। और इसका काम क्या है, आपको याद है जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपने, उसमें बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो कॉन्जुगेशन पढ़ा है। एक डोनर बैक्टीरिया होता है, एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है। डोनर और रेसिपिएंट दोनों बैक्टीरिया को फिजिकली अटैच करने का काम, जोड़ने का काम कौन करता था? सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन ब्रिज करता था। और इसी के थ्रू ना डीएनए ट्रांसफर हो जाता था, डोनर का डीएनए रेसिपिएंट में हो जाता था। और ये जो सेक्स पिलाई होता है, ध्यान देना, इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन। उस स्पेशल प्रोटीन का नाम है पाइलिन। पिलाई में एन लगा देना। ये पाइलिन प्रोटीन का बना है, मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन का बना है, बैक्टीरिया को अटैच करने का काम करता है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन फॉर डीएनए ट्रांसफर। इसी को कॉन्जुगेशन ट्यूब या कॉन्जुगेशन ब्रिज भी बोलते हैं। अब आप देखिए, सेक्स पिलाई के बाद हम बात करते हैं फिम्बरी के बारे में। फिम्बरी, वो डायग्राम में देखो बैक्टीरिया में बना रखे होंगे। फिम्बरी, फिम्बरी जो होता है ये ब्रिसल लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ब्रिसल लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस, ब्रिसल लाइक या हेयर लाइक फाइब्रस, स्प्राउटिंग, आउट ग्रोथ होता है ऐसे ना, ये ऐसे स्प्राउटिंग निकला होता है, आउट ग्रोथ निकला होता है फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल सरफेस फॉर अटैचमेंट। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, इसका काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करना। ये बैक्टीरिया को, मान लीजिए पैरासिटिक बैक्टीरिया है तो होस्ट के टिश्यूज से अटैच कराएगा। अगर बैक्टीरिया पानी में है, स्ट्रीम में है, तो रॉक के सरफेस से अटैच कराएगा। तो वही हमने लिखा है, अटैच बैक्टीरिया टू द होस्ट टिश्यूज एंड रॉक्स इन स्ट्रीम। अगर बैक्टीरिया पानी में है तो रॉक से अटैच होगा, पैरासाइट है तो होस्ट के सेल या टिश्यू से अटैच होगा। तो इसका काम अटैचमेंट करना होता है। अच्छा, बहुत मतलब देर से, काफ़ी देर से सुनते आए हो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप ये पहले ना नोट कर लो, आप इसको लिख लो आप इसको पहले नोट कर लो, लिख लो। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, जिसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो होता है बेटा, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जिसको हेंस क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट था हेंस क्रिश्चियन ग्राम, उसने इस टेक्निक को डेवलप किया था। तो एक मेथड है, ये एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में या दो क्लास में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर अपनाते हैं। तो किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होता है? जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। किस बेसिस पे? एक्चुअल में इनके सेल इनवेलप में डिफरेंस होता है। ध्यान देना, इनके सेल वॉल में, मेनली सेल वॉल है, मेनली सेल वॉल है, सेल वॉल में डिफरेंस है, और मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? ग्राम स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर सेल इनवेलप। इनवेलप में वॉल मेनली, फिर मेम्ब्रेन, differences in cell envelope and response to the staining procedures, ग्राम स्टेनिंग। तो आप इसमें देखोगे ना, हम सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास स्लाइड में हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया रख लेंगे। फिर उसके बाद हम बैक्टीरिया को ना एक रॉड होता है, उससे फैला लेंगे स्लाइड के ऊपर। फिर उस पर हम ब्लू कलर का क्रिस्टल वायलेट, ब्लू या वायलेट कलर का डाई होता है, डाई मतलब कलर करने वाला एजेंट, हम वो डाल देते हैं। जिससे क्या होता है बेटा, जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब ब्लू या वायलेट कलर के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम उस पर थोड़ा सा ना वाटर ऐड करते हैं, वाटर, टैप वाटर होता है, ऐड करते हैं, जेंटली आराम से ऐड करते हैं, ताकि जो फालतू का एक्स्ट्रा डाई इधर उधर लगा होगा ना, वो हट जाए वहाँ से। बैक्टीरिया का डाई नहीं छूटेगा, वो तो कलर ही रहेगा, ब्लू या वायलेट कलर का ही रहेगा। बस स्लाइड में इधर उधर का जो डाई लगा होता है उसको हटा देते हैं, फिर सूखने के लिए रख देते हैं 2-4 मिनट के लिए।
फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद बेटा आप देखोगे ना, उसी में हम ऐड करते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। आयोडीन जो होता है ये फिक्सेटिव एजेंट होता है, फिक्सेटिव एजेंट या मॉर्डेंट बोलते हैं, मॉर्डेंट या फिक्सेटिव एजेंट होता है। फिक्सेटिव एजेंट का मतलब ये होता है कि ये क्रिस्टल वायलेट को बैक्टीरिया के इन्वेलप पे, सरफेस पे जाके फिक्स कर देता है, ये फिक्सिंग एजेंट है। तो पहले क्रिस्टल वायलेट ऐड किया, अब आयोडीन ऐड करते हैं तो बन जाता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, CVI, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैक्टीरिया के ऊपर एल्कोहल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं। एल्कोहल जो होता है ये डिस्टेनिंग एजेंट होता है, डाई कलर ऐड करता है, एल्कोहल कलर को छुड़ा देता है। एल्कोहल जो होता है कलर को रिमूव कर देता है, ये डिस्टेनिंग एजेंट होता है, डिस्टेनिंग एजेंट, ये कलर को हटा देता है। जैसे पेट्रोल, ऑल मतलब एल्कोहल, पेट्रोल भी यूज किया जाता है लॉन्ड्री वगैरह में, जिससे पेट्रोल दाग धब्बे को क्या करता है, छुड़ा देता है ना। ऐसे एल्कोहल, ऑल एल्कोहल भी कलर को छुड़ा देता है। तो जब हम बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब हम बैक्टीरिया के ऊपर कुछ ड्रॉप एल्कोहल के डालते हैं। तो पता है एल्कोहल ऐड करने के बाद, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल डिस्टेनिंग एजेंट होता है। एल्कोहल ऐड करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनका कलर छूट जाएगा, वो कलरलेस हो जाएंगे, उनका जो ब्लू या वायलेट कलर था वो लॉस कर गया। लेकिन स्लाइड में ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिनको अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी उनका कलर नहीं जाता है, नहीं छूटता है, वो अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी ब्लू या वायलेट कलर के ही दिखाई देंगे। तो जो ब्लू या वायलेट कलर का दिखाई देता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गया है वो ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया था। लेकिन अभी आप स्लाइड में उठा के देखोगे तो कलर्ड वाला तो दिख जाएगा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला क्योंकि कलरलेस है तो वो दिखने वाला नहीं है, तो अभी हम देखते भी नहीं हैं। अब हम उसी स्लाइड में ना सैफरेनिन डाई ऐड करते हैं। सैफरेनिन होता है डाई है, इसको बोलते हैं काउंटर स्टेन डाई बोलते हैं। काउंटर स्टेन क्यों बोला अभी बता देंगे। तो सैफरेनिन ऐड कर देते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया था जो पहले से वायलेट या ब्लू कलर का है वो पिंक सैफरेनिन तो लेगा ही नहीं, सैफरेनिन पिंक कलर का काउंटर स्टेन डाई होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव हो तो पहले से ही पर्पल या वायलेट कलर का है वो पिंक लोग लेगा नहीं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाला था जो कलरलेस हो गया था वो पिंक कलर का जो सैफरेनिन है उसको ले लेगा और वो पिंक कलर का हो जाएगा। अब हम उसी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखते देखते हैं ना तो दो कलर दिखाई देता है, वायलेट या पर्पल कलर और दूसरा पिंक कलर। जो वायलेट या पर्पल कलर है बैक्टीरिया का वो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया है, जो पिंक कलर वाले बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये दो अलग अलग कलर आया। अब ये बताना जो प्रोसेस या प्रोसीजर था वो तो दोनों टाइप के बैक्टीरिया के लिए क्या था, सेम था, लेकिन दोनों बैक्टीरिया का यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स अलग अलग आया है, डिफरेंट आया है। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में डिफरेंस है। एक्चुअल में है क्या ना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत मोटा होता है, थिक होता है। ध्यान देना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत थिक होता है, मोटा होता है। इतना मोटा था कि वो खूब सारा डाई एब्जॉर्ब कर लिया कि अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी नहीं छूटा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो खूब सारा डाई एब्जॉर्ब कर लिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है थिन होता है, कम डाई एब्जॉर्ब किया, अल्कोहल से वॉश करने पे छूट गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें मिजोजोम होता है, नेगेटिव में मिजोजोम नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव में सेक्स फिलाई नहीं होता, नेगेटिव में सेक्स फिलाई होता है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है मेम्ब्रेन में, नेगेटिव में नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल एक ही लेयर का होता है, सिंगल लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ज़्यादा होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में दो लेयर है, आउटर और इनर। आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। ध्यान देना, नेगेटिव में सेल वॉल में दो लेयर है फिर भी पतला है पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में एक ही लेयर है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ना आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन होता है। ग्राम नेगेटिव में आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों होता है, पॉजिटिव में सिर्फ इनर होता है, आउटर नहीं होता। और आउटर मेम्ब्रेन पे एलपी रिंग होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव है ही नहीं, पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो उसमें सिर्फ एसएम रिंग होगा, एलपी रिंग नहीं होगा।
और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर इनर मेम्ब्रेन दोनों होता है, आउटर पे एलपी रिंग होता है, इनर पे एसएम होता है, तो चारों रिंग मिलेगा फ्लैजिला में, एलपी एसएम। मोस्ट ऑफ द जो बीमारी कराने वाले बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है। तो ये बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक्टीरिया के बाद, बैक्टीरिया कंप्लीट है, अब हम बेटा यहाँ पे ना यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोट खत्म हो चुका था। यूकैरियोट्स में आप देखेंगे यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है ना। और आप देखेंगे इसमें जैसे 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, मोनेरा को छोड़ दो बाकी सब किस में आएगा? यूकैरियोट में ना। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं। जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट की खासियत ये है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं मिलता था। सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल होता था, राइबोसोम, और राइबोसोम भी पता है मेम्ब्रेनलेस होता है। यूकैरियोट में एक ही ऑर्गेनेल मिलता है, राइबोसोम, वो भी मेम्ब्रेनलेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, बात एक ही है। प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है बेटा, और प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल है तो सेल वॉल के अंदर होगा, बाकी एनिमल सेल में सेल वॉल है ही नहीं, तो वहाँ पे हम ऐसी कुछ बात करेंगे ही नहीं। मेम्ब्रेन तो होता है एनिमल सेल में, लेकिन सेल वॉल नहीं होता। तो सबसे पहले जो डिटेल स्टडी किया गया था आरबीसी के मेम्ब्रेन का किया गया था। आरबीसी मेम्ब्रेन स्टडीड इन डिटेल, और आरबीसी के मेम्ब्रेन के ही स्टडी करने के बाद जो मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर था वो डिड्यूस हो पाया, डिटरमाइन हो पाया। और जब डिस्कवरी हुआ, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन डिटेल्ड स्टडी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर बहुत हाई होता है। ये माइन्यूट दो माइन्यूट ऑब्जेक्ट बगल बगल बैठे ने, इनको ये डिफरेंशिएट कर सकता है, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत हाई होता है, रिजोल्यूशन पावर बहुत हाई होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्टडी पॉसिबल हो पाया, और डिटेल स्टडी सबसे पहले आरबीसी के मेम्ब्रेन का किया गया था। जो आरबीसी के मेम्ब्रेन है होता है, उसका कंपोजिशन अगर हम बताएं तो मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट मिलेंगे। क्या क्या? लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दो। मेम्ब्रेन में 2 मेन कंपोनेंट हैं, क्या क्या? लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई कंपलसरी नहीं है। मैक्सिमम आपको कंसंट्रेशन मिलेगा प्रोटीन का। जैसे आरबीसी के मेम्ब्रेन में आप देखोगे 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, 8% कार्बोहाइड्रेट है। तो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है, प्रोटीन एंड लिपिड आर मेजर कंपोनेंट एंड देयर रेशियो वेरिएबल। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो सेल टू सेल, मतलब सेल के मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन क्या करता है? वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ना रेशियो प्रोटीन का ही, मतलब अमाउंट ज़्यादा प्रोटीन का ही होता है। मतलब किसी सेल के मेम्ब्रेन में मान लीजिए प्रोटीन लिपिड का रेशियो 40-60 है, मतलब 60% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। कहीं पे हो सकता है 70-30 का मिल जाए या 80-20 का मिल जाए, मतलब ज़्यादा आपको प्रोटीन ही मिलेगा, लिपिड कम होता है। माइलिन शीथ अपोजिट है। माइलिन शीथ में जो होता है ना, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स, उसमें लिपिड 80% होता है, 80%, प्रोटीन 20% है। बाकी अदर केसेस में आप देखोगे प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा रहता है। तो लिपिड में देखोगे फॉस्फोग्लिसराइड वाला लिपिड होता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है। इसमें हेड होता है, टेल, हेड पोलर होता है जो बाहर की तरफ रहता है वाटर के कांटेक्ट में, एंड हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टेल जो होता है नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना है। वो अंदर की तरफ होगा, पानी से दूर होगा, एक्वस इन्वायरमेंट से अवे होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है। बाकी प्रोटीन हमने बता दिया मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होगा। आरबीसी का ये कंपोजिशन है। और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे
ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होगा या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगा, ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में होगा। कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन सबसे कम होता है, इसका अमाउंट आप देखोगे ना सबसे कम होता है। तो ये जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है बेटा आप देखोगे ये 2 टाइप का है, 2 टाइप्स। हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है आप देखेंगे ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 टाइप्स है, 2 प्रकार का है, 2 टाइप्स। एक है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। 2 प्रोटीन है, किस बेसिस पे? बेसिस था ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब आइसोलेशन, ठीक है, ईज इन एक्सट्रैक्शन। एक्चुअल में है क्या, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो इनको जब मेम्ब्रेन से निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया, तो इनको आइसोलेशन में आसानी के बेसिस पे, इजीनेस के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, पेरिफेरल और इंटीग्रल। एक्चुअल में जो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये आप देखोगे ये पार्शियली या कंप्लीटली बरीड होता है, बरीड इन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन में पार्शियली कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर में बरीड होता है, ये अंदर की तरफ होता है, बरीड होता है। ये आप देखोगे जो पेरिफेरल है ये आपको मिलेगा फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में ये बाहर मिलेगा, इसको निकालना, आइसोलेट करना बड़ा आसान होगा, इजी टू आइसोलेट, इसको निकालना बड़ा आसान होगा। और क्योंकि ये बरीड है तो इसको आइसोलेट करना मेम्ब्रेन से डिफिकल्ट होगा ना, डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट टू आइसोलेट, इसको निकालना डिफिकल्ट होगा। और ये जो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल है इसको निकालना बड़ा इजी होगा। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है बेटा, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर का काम करता है, एक्ट्स एज कैरियर या ट्रांसपोर्टर या टनल प्रोटीन। ये कैरियर या ट्रांसपोर्टर या टनल प्रोटीन का काम करता है, ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये मोबाइल होता है, ये मूव कर सकता है बेटा, इधर उधर आप देखोगे ना लिपिड बाइलेयर में ये मूव कर सकता है, मोबाइल है, मूव, ये शो करता है लेटरल मूवमेंट, इसका लेटरल मूवमेंट होता है, लिपिड बाइलेयर में इधर उधर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है लेटरली, इसका लेटरल मूवमेंट होता है। तो ये आपने लिख लिया, प्रोटीन जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ना, ये लेटरल मूवमेंट, इधर उधर लिपिड बाइलेयर में मूव कर सकता है, इसका लेटरल मूवमेंट होता है। अब हम आपको ना एक आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, हम उसके बारे में दिखाते हैं। तो थोड़ा सा लिपिड के बारे में और बता दें हम आपको। आप देखोगे ना लिपिड में बाइलेयर होता है, जो लिपिड होता है लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है। ऐसे आप देखोगे ना लिपिड बाइलेयर बना होगा, ये जो गोला गोला सा दिख रहा है ये हेड है और ये टेल है, ये टेल है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन इसी के अंदर ऐसे बरीड होगा, पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे बाहर होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये आउटर स्पेस है, सेल के बाहर का स्पेस है, और ये इनर स्पेस है, सेल का ये इनर स्पेस है। इनर स्पेस मतलब ये साइटोप्लाज्म है ना, इधर सेल का ये साइटोप्लाज्म है।
तो आप देखेंगे बेटा, हम आपको बता दें, जो हेड होता है, हेड हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक या पोलर है, ठीक है। जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना है। तो ओवरऑल हेड भी है, टेल भी है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये एम्फोटेरिक हो गया, एम्फोटेरिक या एम्फीपैथिक, एम्फोटेरिक या एम्फीपैथिक, मतलब फिलिक भी है, फोबिक भी है, दोनों है। तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ लिपिड्स। मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो एम्फोटेरिक है, मतलब हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है। तो ये जो एम्फोटेरिक नेचर है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लिपिड्स क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड क्या होता है? क्वासी फ्लूइड होता है बेटा सेमी फ्लूइड। मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है ना तो पूरी तरीके से सॉलिड ही है, ना तो पूरी तरीके से फ्लूइड ही है, लिक्विड ही है, वो क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड होता है। और सेमी फ्लूइड नेचर का क्यों होता है? क्योंकि मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो एम्फोटेरिक होता है, हाइड्रोफिलिक भी पार्ट है उसमें, हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट भी होता है। अब हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। डायग्राम बना के आपको हम दिखाते हैं। ये डायग्राम बेटा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखा रखा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हुआ था। ये मोस्ट एक्सेप्टेड और रिसेंट मॉडल है। कई सारे स्ट्रक्चर आए, मॉडल आए, लेकिन सब फेल हो गया। मोस्ट एक्सेप्टेड यही मॉडल है। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप बना लो पहले। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बोलता है ना कि जो लिपिड है, ध्यान देना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है कि लिपिड समुंदर है। ध्यान देना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है कि लिपिड समुंदर है और प्रोटीन तैरते हुए उसके अंदर है। ध्यान देना, लिपिड समुंदर है और प्रोटीन तैरते हुए उसके अंदर है। और इतना बोलने के बाद भी अगर जो ना समझे वो बंदर है, समझ लेना बेटा। तो एक्चुअल में है क्या, इसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बोलता है कि जो लिपिड है, लिपिड का ओशन है, समुंदर है, और प्रोटीन उसमें फ्लोट करता हुआ आइसबर्ग है। तो आप देखिए ये वाइट कलर में जो हमने दिखाया है ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर है और इसी में ये देखिए इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो पार्शियली या कंप्लीटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये किनारे किनारे देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो किनारे किनारे है। ये इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट है, इसको निकालना इजी है। और ये मेम्ब्रेन के आर पार ये होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के आर पार। ये भी एक टाइप का इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन कैरियर या ट्रांसपोर्टर का काम करता है। और इसी प्रोटीन से देखिए शुगर लगा है, तो शुगर प्लस प्रोटीन तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड से लगा रहे शुगर तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, बोलते हैं ना, ग्लाइकोलिपिड। तो आप देखिएगा ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये कैरियर या ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये आउटर इन्वायरमेंट है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये आप देखोगे ये आगे पीछे ऐसे मूव कर सकता है, अंडरगो लेटरल मूवमेंट या डिफ्यूजन ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब बताइए, हमने बोला था लिपिड सेमी फ्लूइड नेचर का था, तो सेमी फ्लूइड नेचर की वजह से ये जो प्रोटीन है ये आगे पीछे जा सकते हैं। और जब आगे पीछे जाएगा तो लिपिड बाइलेयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा
तो जिससे मेम्ब्रेन में परमिबिलिटी आ जाएगा, फ्लूइडिटी आ जाएगा। फ्लूइडिटी का मतलब बाहर से ये मटेरियल को अंदर ला सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है, उसमें परमिबिलिटी या फ्लूइडिटी आ जाएगा। वही बताया हमने, लिखा है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स रिजल्ट इन द फ्लूइडिटी या परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। ये जो जंक्शंस वगैरह बनते हैं ना, मेम्ब्रेन का ही रोल होता है इनको बनाने में। अब जैसे मान लीजिए, एक बात आप ये बताना, जैसे मान लो, अच्छा ये ना, ये जो इंटेंसिव प्रोटीन है, ये हमने दिखाया है, ये कैरियर का काम करता है। मतलब मान लीजिए बाहर से कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल लिपिड के बीच से तो नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है, टेल इसको रिपेल कर देगा, इसको आने नहीं देगा। तो पोलर मॉलिक्यूल को कैरियर प्रोटीन लाएगा, ये आने के लिए रास्ता देगा, ये सुरंग का काम करेगा, ये पैसेज प्रोवाइड करेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएंगे। ऐसे जो चार्ज मॉलिक्यूल होता है वो भी कैरियर प्रोटीन के थ्रू आता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐसे सिंपली डिफ्यूज करते हुए मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता है, लिपिड बाइलेयर के थ्रू। या फिर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल ये ऐसे लिपिड के थ्रू सिंपली डिफ्यूज कर जाता है। तो ये सब ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। वाटर चैनल नहीं होता एक्वापोरिन, वो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वाटर का कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। तो अब जैसे मान लीजिए बाहर कोई ग्रोथ फैक्टर है, हार्मोन है, इंसुलिन है या कुछ भी है, सेल के अंदर जाना है, तो कैसे जाएगा? मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होगा तभी तो जा पाएगा अंदर। तो फ्लूइडिटी से सेल का ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा। सेल को बाहर कोई चीज सिक्रीट करना है तो मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तभी तो जाएगा। तो मेम्ब्रेन में परमिबिलिटी होगा तभी वो जा पाएगा। तो एक चीज याद रखना कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का होता है लेटरल मूवमेंट। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है। और लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स इनमें रेयरली, आप देखोगे रेयरली अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसको हम ट्रांसवर्स मूवमेंट या डिफ्यूजन भी बोलते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन है पेरिफेरल, ये आगे पीछे मूव करता है, लेकिन जो लिपिड होता है, लिपिड नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। ये ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब जो मटेरियल्स है अंदर साइटोप्लाज्म है उनको बाहर जाना है, और जो बाहर है उनको अंदर आना है। तो ट्रांसपोर्ट देखिए कैसे होगा। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दो तरीके से होगा, टू टाइप्स। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव जो होता है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, along the concentration gradient, along the concentration gradient, concentration gradient के along, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होगा तो along होगा, और ये डाउन हिल है, ऊपर से नीचे हो रहा है। नो एनर्जी यूज्ड, नो एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी कंज्यूम्ड, कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता है। और जो एक्टिव होता है इसी का उल्टा है, या आप देखोगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ये अपहिल होगा, अपहिल, ये एलोंग था, ये अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय कंज्यूमिंग एटीपी, एटीपी एनर्जी, यहाँ पे एटीपी एनर्जी खर्च होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होता है। और ये ट्रांसपोर्ट कराएगा कौन? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कराएगा। यहां पे देखेंगे, यहां पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो एनर्जी खर्च कराते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड कॉल्ड
पंप्स। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पंप्स। एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, हाइड्रोजन आयन पंप पढ़ा होगा। तो ये सब जहाँ पे पंप होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर होगा, एनर्जी या एटीपी खर्च कराता है, ठीक है। ऐसे ही हम पैसिव वाले में बता दें, आप देखेंगे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये दो प्रकार का है, टू टाइप्स। क्या क्या? एक है सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस ही होता है ना, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आप देखेंगे जो फैसिलिटेटेड सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होगा, देखिएगा जो सिंपल डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन आप देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्यूट का होगा, उस पर चार्ज ना हो, ध्यान देना। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर या न्यूट्रल सॉल्यूट होगा, ये आराम से ऐसे लिपिड बाइलेयर के बीच में ना धीरे धीरे डिफ्यूज करते हुए आ जाएगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर है, तो रिपेल नहीं करेगा, उसको आने देगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे नॉन पोलर का होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्यूट का होगा, ये लिपिड बाइलेयर के बीच में ऐसे आ जाएगा, इसको ये रिपेल नहीं करेगा। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो मान लीजिए यही मॉलिक्यूल पोलर होता तो टेल तो नॉन पोलर है बड़ा सा, इसको आने देता क्या, इसको रोक लेता। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है वो खुद से नहीं आ पाएगा, लिपिड उसको क्या करेगा, रोक लेगा, रिपेल करेगा। तो आप देखेंगे ये जो कैरियर प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इनको जाने के लिए रास्ता देगा। पोलर मॉलिक्यूल इनके बीच से निकल जाएगा, लिपिड के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। तो पोलर मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ पे फैसिलिटेट कराया गया, हेल्प कराया गया है उसके मूवमेंट को, इसलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका होता है, पोलर मॉलिक्यूल का होता है और कुछ सम न्यूट्रल सॉल्यूट्स का होता है, कुछ सॉरी न्यूट्रल नहीं, सम चार्ज्ड पार्टिकल्स या सॉल्यूट्स का होता है। और ये किसका था, ये नॉन पोलर या न्यूट्रल सॉल्यूट्स का होता था, खुद निकल जाते थे ना न्यूट्रल सॉल्यूट्स का। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पोलर का, पानी हम पीते हैं ना, पानी जो होता है सेल के अंदर कैसे जाता होगा, उसके लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इन्हीं के थ्रू पानी निकल जाता है। तो पानी का सेल के अंदर जाना क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा ना, डिफ्यूजन होता है एक टाइप का, ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। तो ऑस्मोसिस भी एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन में नो कैरियर इन्वॉल्व, नो कैरियर प्रोटीन, कोई कैरियर प्रोटीन यहाँ नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स होता है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन बेटा आप देखोगे इन्वॉल्व होता है। और सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये नॉन पोलर न्यूट्रल सॉल्यूट का होता था, ये पोलर और कुछ चार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है, मेम्ब्रेन कैरियर इन्वॉल्व है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आप देखोगे ये किसके लिए होता है, मोस्ट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिस पे चार्ज होता है ना, चार्ज वाला खुद से नहीं जा पाता है, तो उसके लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। पोलर मॉलिक्यूल भी खुद से नहीं जा पाता है, तो उसके लिए भी कैरियर की जरूरत होती है। लेकिन जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन के थ्रू खुद से चले जाते हैं, सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं, उनके लिए किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। तो फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ख़त्म हो गया है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हमने बता दिया। अब हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो आज वाला ये जो क्लास है ना, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आप लोग नोट्स और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और क्विक रिवीजन करिए, बहुत फास्ट रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।